कॉन्क्लेव में। हम सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 सालों से हम किस तरह की दिक्कतों से गुजर रहे थे, उसके बावजूद दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और सबका मकसद एक ही है कि कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री को अलग आयाम पे ले जाया जाए, कॉटन इंडस्ट्री में कैसे बदलाव किया जाए और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए तमाम जगह जगह से लोग, अलग अलग सेगमेंट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम अपने मंच पर मौजूद अपने मेहमानों का परिचय करवा दूँ। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं, मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हैं, अनुज गुप्ता जी हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी एंड करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कर्नल अजय जैन साहब हैं, एस्ट्रो मनी से हैं, और दीपक भट्ट साहब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हैं हमारे साथ, और संदीप अग्रवाल जी हैं OML से हैं। जी जी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है कि आपने हमें बुलाया और यहाँ पर मॉडरेट करने का मौका दिया। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कॉटन ऑयलसीड का प्राइस आउटलुक और कॉटन इंडस्ट्री को लेकर क्या आउटलुक है, प्राइस को लेकर, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं BSE से हमारे साथ दीपक भट्ट साहब है। इनके प्लेटफॉर्म पर भी कॉटन के प्रोडक्ट्स लॉन्च है और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और क्या वैरायटी है और क्या अलग है और किस तरह से किसान वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को हेज कर सकते हैं। दीपक भट्ट साहब बताइए, क्या आपका टेक? थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो आइकोसिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि हम अपनी बात रख पा रहे हैं। तो BSE में अभी एक जो कॉटन का प्रोडक्ट है BSE ने स्टार्ट किया है। BSE हमेशा से बिलीव करता है कि कुछ यूनिक मार्केट को दे जो अदर कमोडिटी एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो उसके लिए हमने कॉटन J34 जो एक वैरायटी है, जो मेनली नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में होती है, इंक्लूडिंग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन 3 स्टेट्स में ये क्रॉप ग्रो होती है और मेनली ट्रेड ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ तक लिमिटेड है। कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, ओवरऑल एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है बीइंग अ कॉटन कमोडिटी। ओके, तो उसका फ्यूचर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आने वाले सीज़न में ये अक्टूबर का पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेडेबल है और अभी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी डेवलप होने लग गया है उसमें। जी जी। और बट ये एक नॉर्थ स्पेसिफिक है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सचेंजेस पे कॉटन का एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो बहुत अच्छा लिक्विड है, लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए। बट कॉटन J34 जिसका प्रोडक्शन अराउंड 65 से 70 लाख बेल्स के आसपास है, बट वो मार्केट अनटच्ड है जो फ्यूचर मार्केट का एक्सेस नहीं ले पा रहा है। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है, उसके बारे में बताना था। अगर कोई ट्रेड करना चाहे कॉटन J30 के लिए, तो उसमें मार्जिन वगैरह कैसे कैलकुलेट होगा, कितना मार्जिन देना होगा अगर किसान कोई हेज करना चाहता है अपनी पोजीशन को आपके एक्सचेंज के जरिए? तो सर उसमें कोई किसान या कोई FPO या कोई भी ट्रेडिंग बॉडी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, और स्टैंडर्ड जैसे कॉटन में या और एग्री कमोडिटीज़ में जो मार्जिन का स्ट्रक्चर है फ्यूचर्स में, वैसे ही उसमें भी मार्जिन लगेगा। सेम सेट ऑफ ब्रोकर्स हैं, उन्हीं के पास अकाउंट्स ओपन होंगे और BSE की कमोडिटी की स्क्रीन आपको अवेलेबल होगी। और मेनली कुछ फैक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं, एक इनिशियल मार्जिन रहता है जो कमोडिटी वाइज स्पेसिफिक है कि फ्यूचर में इतना ही लगेगा। उसके अलावा एक एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है जो 1% है। इसके अलावा एक एडिशनल मार्जिन वाला पोर्शन रहता है जो एक्सचेंज कभी भी एप्लीकेबल कर सकता है, कंसिडरिंग कि अगर प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो एडिशनल मार्जिन भी लग सकते हैं। ओके, तो संदीप अग्रवाल जी भी हैं, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए वायदा बाजार के लिए, ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोजीशन को हेज कर सके, अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके। तो किस तरह के प्रोडक्ट की उम्मीद आप रखते हैं? अगर कुछ इसमें बदलाव की ज़रूरत है, या मौजूदा जो भी कॉन्ट्रैक्ट NCDX या MCX पर या फिर BSE पर जो चल रहे हैं, क्या ये आपके लिए पर्याप्त है या कुछ और इसमें बदलाव चाहिए? आप इंडस्ट्री की तरफ से क्या मांग रखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये NCDX में जो खली लगती है उसका एक पैरामीटर फिक्स है इनको मिनिमम 6 kg ऑयल चाहिए, 23% अबव प्रोटीन चाहिए, 27 किलो फाइबर चाहिए, 9% से कम मॉइस्चर चाहिए और 2 से 2.5% मैक्सिमम इसमें सैंड सिलिका अलाउड है जो खली लगती है NCDX की। और जो वायदा NCDX पे चलता है, हम लोग क्या है, वायदा सिर्फ 2 मेन सेंटर से चलता है, एक है कड़ी और एक अकोला, जो डिपॉजिट सेंटर है खली के।
अब क्या होता है, पिछले ये 2005 से एनसीडीएक्स का खली वायदा शुरू हुआ है। उसके बाद में, उसके पहले वायदे का इतना नहीं था, लेकिन जब से एनसीडीएक्स वायदा शुरू हुआ है उन्होंने डिपोजिशन सेंटर 2 ही अलाउ किए हैं, अपना अकोला और कड़ी। अब पिछले क्या हो रहा है, 8 से 10 हज़ार गाड़ी का इसमें एनसीडीएक्स का काम होता है। एनसीडीएक्स में खल्ली तभी लगती है जब वो न्यूनतम भाव पे हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे हो, और इसके अलावा मार्केट में ग्राहकी कम हो जिस हिसाब से प्रोडक्शन है, और कॉटन फ्रेटर्निटी मार्केट में पैसे की कमी हो, उस समय मेजर खल्ली एनसीडीएक्स में लगती है। अब होता क्या है, जनरली वायदा चलते रहता है। 1900 दिसंबर वायदा शुरू होता है 1800 से, पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1800 से 2100 से 2200 रुपये की रेंज में दिसंबर का खल्ली वायदा चल रहा है पिछले 5 साल से। इस समय पे मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कपास क्या हो गया 2.5 से 3 लाख बेल्स के करीब होती है, तो माल कंटिन्यूस एनसीडीएक्स में जाता रहता है। लोगों को लगता है ये माल बहुत एनसीडीएक्स में जा रहा है, बहुत माल है पीछे, बहुत माल है। उस समय क्या होता है, लोग वायदा बेचते हैं 1800 से 2000 2200 के रेंज में, पर वो इस तरह से नहीं है। वायदा वही लोग बेचते हैं जो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। मेजरली बाहर वाले इसमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि कच्ची खल्ली में और इसमें उस समय 150 से 200 रुपये का अंतर रहता है, और यही डिफरेंस आखिरी में 500-700 रुपये तक हो जाता है। तो हम लोगों को एक पैटर्न समझना जरूरी है सबसे पहले, कि हमको खल्ली वायदा कब बेचना है। खल्ली वायदा आप एक तरह से बेच सकते हो, मैं अकोला सेंटर की बात कर रहा हूँ प्रॉपर। अकोला सेंटर पे मान के चलिए 2000 रुपये खल्ली के भाव है, और तेल के भाव है 800 से 900 रुपये के आसपास भाव है। ये मैं एक मतलब पिछले साल तक की बात कर रहा हूँ, ये 1200-1400 रुपये इस साल हुए, वो आप छोड़ दीजिए एक बार के लिए। और सरकी के भाव मतलब बिनोले के भाव रहते हैं 2400 से 2500 रुपये, जो 400 से 500 रुपये के अंतर का फर्क रहता है खल्ली और बिनोले के भाव में। तो उस समय एक मिलर एक बहुत सेफ अगर ट्रेड करना चाहिए तो हम एनसीडीएक्स को एक हेजिंग प्लेटफॉर्म बोलकर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो लोग हम लोग नहीं करते। इसका कारण है, हम लोग मूल व्यापारी है, बचपन से एक चीज़ सीखते आए कि पहले माल ले बेटा, उसके बाद में उसको बेच। हम लोग आंख पर कभी व्यापार नहीं करते, और जो आंख पर व्यापार करता है माल खुद पहले बेच देता है, वो सटोरिया। तो हमको वो व्यापार करना ही नहीं है। हमको एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म को एज ए हेजिंग टूल यूज़ करना है। क्या होता है, 2000 रुपये खल्ली के भाव है, 2500 रुपये सरकी के भाव है, मैं अकोला सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो ये 500 रुपये का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग हेज कर सकते हैं। हम लोग को सरकी स्टॉक में चाहिए लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए, और अपने को मालूम है कि एक बार दिसंबर के बाद में जैसी मॉइस्चर सीड में कम होना शुरू हुआ, ये माल मिलने वाला नहीं है। अपनी पैरिटी सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर तक सीमित रहेगी। 3 महीने का बिजनेस रहेगा ऑयल मिलिंग का। उसके लिए अपने को सीड स्टॉक करना बहुत ज़रूरी है, और सीड स्टॉक करने के लिए हमको 2 से 3 चीज़ें ख्याल रखना है। एक तो हमको अगर शॉर्ट मतलब अपने को सेव करना है, तो सबसे पहले अपने को खल्ली का हेज करना पड़ेगा। 2000 रुपये की खल्ली बेचने में भी रिस्क नहीं है, लेकिन उसके सामने अपने पास माल चाहिए। तो 2500 रुपये का अगर सीड हम अगर स्टॉक में डाल रहे हैं, और 2000 रुपये की खल्ली अगर हम लोग बेच रहे हैं वायदे में स्क्रीन पे, तो इसमें भी लॉस नहीं है। इसमें भी हम आराम से जो 500 का डिफरेंस है, ये साल भर में कभी भी अपने को 800, 900, 1000 रुपये तक डेफिनेटली मिल जाएगा। तो एनसीडीएक्स एज ए हेजिंग प्लेटफॉर्म देखना चाहिए हमने, और ना कि एक सट्टा बोल के देखना चाहिए। मेरी ये राय है सर। यानी हेजिंग के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप एज ए ट्रेडर की बजाय अगर हेजिंग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे एनसीडीएक्स को, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। किडिया जी, आप फंडामेंटली भी ट्रैक करते हैं, टेक्निकली भी करते हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो ट्रेडर्स हैं, स्टॉकिस्ट वगैरह हैं, मिलर्स हैं, या फिर किसान हैं, क्या सलाह देने के, उन्हें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करें उस एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म को, या फिर बीएसई का जो नया प्लेटफॉर्म आया है, ताकि इसका बेहतर से ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके वो। नमस्कार। देखिए, एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है वो एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी और हेजिंग मैकेनिज़्म है। अभी काफ़ी जन से मेरा बात भी हुआ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये एनसीडीएक्स में तो सट्टा होता है। तो मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, घर में हमारे पास चक्कू है, चक्कू को क्या यूज़ करना है वो हमको पता है। तो सिंपल है, करने वाले इसको एज ए हेजिंग भी यूज़ करते हैं, करने वाले इसको लॉन्ग टर्म करीबन पिछले 1.5 साल के अंदर डेफिनेटली हम लोग मिले नहीं हैं, बट मैंने 550-600 वेबिनार किए, और काफ़ी कॉर्पोरेट के साथ जब मैं बात करता हूँ तो हेजिंग कल्चर ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम छोटे एसएमई में रहते हैं तो डिसीजन किसका चलता है, डिसीजन हमारा चलता है, और हमको व्यू क्या दिखता है, तेज़ी का दिखता है, तो मैं हेज नहीं करने वाला। मंदी आती है, ठीक है, ये टेम्प्रेरी मंदी है, देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है, आपको कल्चर क्रिएट करना है हेजिंग का। और एक्सचेंज ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, जैसे हेजिंग में हम सुनते हैं बहुत अच्छा है। आपको ये समझना आपका प्रॉफिट कैसे होने वाला है। क्या प्राइस के मूवमेंट की वजह से प्रॉफिट चाहिए आपको, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, कि आज अगर मैं गिनर हूँ या ऑयल वाला हूँ तो मेरा जो प्रोसेस है उससे मुझे प्रॉफिट कमाना है,
या प्राइस के फ्लक्चुएशन से। अगर आपने ये क्लैरिटी रख लिया कि हाँ मुझे प्राइस के फ्लक्चुएशन से पैसा कमाना है, तो आप बिजनेस को बंद कीजिए, अकाउंट खुलवाइए और बिल्कुल ट्रेड कीजिए। लेकिन जब आपको आपका बिजनेस चलाना है और फिर आप प्राइस फ्लक्चुएशन देखते हो, तो वो बिल्कुल गलत है। प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं देखना चाहिए, प्राइस पे हमको हेज करना चाहिए। आज आपको ये देखना है कि मेरा जो इनपुट कॉस्ट है वो अगर मेरा फिक्स है, 100 रुपये का सपोज मेरा इनपुट है, 20 रुपया मेरा एक्सपेंस है, 20 रुपया मेरा प्रॉफिट है, 140 रुपया में मैं बेच देता हूँ। नेक्स्ट बैच में 120 में लेता हूँ, फिर से 40 रुपये ऐड करता हूँ, 160 में बेच देता हूँ। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो बिजनेस भी कंटिन्यू चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अब आप पिछले 5 सालों में देखोगे काफ़ी बिजनेसेस बंद भी हुए हैं। खाली आप उठाकर देखिए कि जो ओनर ने क्या गलती की है। एक अच्छी किताब है 100 मिस्टेक्स करके, और बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी है। उसमें ये बता रहे हैं कि क्या क्या गलती कर कर लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद किए हैं। तो हमसे स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा है कि खड्डे में गिरकर एक्सपीरियंस लो, इससे बेटर है जो खड्डे में गिर चुका है उससे एक्सपीरियंस लो। तो आज NCDX पे हम लोग कितना भी बोले कि ये स्पेकुलेशन है, वो आपका कॉल है। आज गाड़ी आपके पास है, स्टीयरिंग व्हील आपके पास है, एक्सीलेटर आपके पास है, क्या स्पीड पे चलाना है वो गवर्नमेंट आके थोड़ी बताने वाली है। अभी मेरा एक अच्छे सज्जन है जो मिनिस्ट्री में काफ़ी होल्ड भी रखते हैं, जयपुर में बात हो रहा था, बोला यार 3rd वेव आने वाला है, आपको क्या लगता है 3rd वेव में लॉकडाउन होगा? आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की, बराबर। तो मैं भी उनसे यही पूछा, बोले यार 3rd वेव आ रहा है, क्या लग रहा है? बोले देखो समझो मेरी बात, 1st वेव में किसी को कुछ पता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, स्टेप लिया, लॉकडाउन कर दिया। 2nd वेव में लॉकडाउन था क्या? पार्शियल था। 3rd वेव में आप मानस छोड़ दीजिए, कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने आपको गाड़ी दे दी, लाइसेंस दे दिया, सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल दिया, होर्डिंग लगा दी कि 60 की स्पीड पे चलाना है। उसके बाद अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो किसकी जवाबदारी? गवर्नमेंट की। तो सिमिलरली कोरोना का जो माहौल बना हुआ है उसका डर हर जगह पे है। सिमिलरली NCDX है, एक्सचेंज है, उसमें डर का माहौल क्या बना हुआ है, ये तो सट्टा है, ये तो सट्टा है। देखो बिना एक्सचेंज के कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता। आज एक फिक्स प्राइस है, आज आप गोल्ड लेने जाते हो, आप कोई भी ज्वेलर से पूछो, सबसे पहले वो क्या बोले, एक्सचेंज पे भाव तेज है। सब मेरे इधर भी भाव तेज है, वो एक बेंचमार्क का काम कर रहा है। सिमिलरली एग्री कमोडिटी के अंदर भी एक्सचेंज एक बेंचमार्क का काम कर रहा है। हाँ, नमक जितना आगे पीछे सब जगह होता है, कुछ लोग रहते हैं, बट यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो वो नमक का भी स्वाद कम से कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक्सचेंज का जो रोल है वो बहुत अच्छा निभाया है NCDX ने पिछले, अगर हम 15-18 साल की बात करें, क्योंकि एग्री कमोडिटी सबके लिए हैंडल नहीं होती है। हमने काफ़ी एक्सचेंजेस को देखा इसमें इन्वॉल्व होते हुए, लेकिन उसको आप लोग का भी रोल उतना ही है कि आप हैजिंग कल्चर आपके बिजनेस में लेके आओ। आप लोग प्राइस, आज भी मैं सुबह से बैठा हूँ, सर क्या लगने वाला, क्या होने वाला कल में, अगले साल क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा। सर आपको वो नहीं पूछना, आपको ये पूछना है सर हैजिंग में हम लोग 100% हैजिंग करके चल रहे हैं, और इसको और मैकेनिज्म को और ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। अदरवाइज ठीक है, मेरे अंदर भी आत्मा है ब्रोकर की है, तो अल्टीमेटली मैं भी बताऊंगा हाँ ठीक है तेजी मंदी अपनी जगह हो रही है, बट बिलीव कीजिए आप उसको हैजिंग को समझ के करेंगे तो ना आपको एक्सचेंज की ज़रूरत है, ना कोई एडवाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कल्चर अपना लिया है कि सुबह, अभी कोरोना काल में हम लोग गर्म पानी पीते हैं, तो ये कल्चर है। और आप उठा के देखो 50 साल पहले, 40 साल पहले घर वाले यही बोलते थे गर्म पानी पिया करो, तो वो अभी कल्चर अपनाया तो हमारी हेल्थ सही है। तो एक्सचेंज के अंदर फेयर प्राइस मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से काम करता है, प्लस आपको खाली कल्चर क्रिएट करना है हैजिंग का, क्योंकि आप कोई ना कोई चैन से बंधे हुए हो। अगर आपने वो कल्चर कर लिया, अपना लिया, तो डेफिनेटली एक्सचेंज और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। शुक्रिया केडिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और अपना नज़रिया तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको ट्रेडिंग करनी है, बिजनेस चलाना है, या सिर्फ हेजिंग के प्लेटफॉर्म के तौर पे इसे यूज़ करना है, या डे टू डे आपको ट्रेडिंग करना है, आपको तय करना है। बहुत लोग आते हैं हेजिंग के लिए और ट्रेडर्स बन जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आसानी से यहाँ पैसा बन जाता है, लेकिन आसानी से पैसा बनाने की बजाय आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी खा जाते हैं। हम मनोज जैन साहब आपसे जानना चाहते हैं, जब से वायदा बाजार शुरू हुआ है कमोडिटी का वायदा देश में, उससे पहले से ही आप इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है किस तरह से अगर कोई उतरना चाह रहा है कमोडिटी वायदा में, जो नए लोग हैं कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कुछ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और कोई नया है कैसे एंट्री करे, क्या तैयारी करे, क्या सोचे, और अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करके रखे। थैंक यू विश्वमोहन जी।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंदौर में, क्योंकि मैं इंदौर से ही हूँ। और एकोशिया और सुधीर अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक लंबे समय के बाद जो है ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं अजय जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जहाँ एक्सचेंजेस की, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस की बात होती है, तो जनरली एक धारणा बन गई है कि ये यहाँ पे केवल सट्टा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हमारे भारत में जो कमोडिटी एक्सचेंजेस की शुरुआत हुई है वो लगभग 18 साल पहले हुई है, लेकिन जो बेंचमार्क एक्सचेंज है यूएस की, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक्सचेंज है। अगर ये सट्टा होता तो जो इंटरनेशनल जो एक्सचेंजेस है, जो मार्केट है, वो उसको एडॉप्ट नहीं करते। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो जितनी जल्दी परिवर्तन को एक्सेप्ट करेगा वो उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि जो पुराने जो ढर्रे चले आ रहे हैं, हम उसी के ऊपर चलना चाहते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, चीज़ों को हम कैसे कम समय में अच्छा कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन से ही होता है। तो परिवर्तन को अपने को एडॉप्ट करना पड़ेगा। कमोडिटी मार्केट के अंदर भी अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो जैसा कि केडिया जी ने बताया था कि ये जो मार्केट है 2 चीज़ों पर आधारित है, फेयर प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, इसका अपने को यूज़ कैसे करना है ये अपने को देखना है। आज जब 18 साल पहले भारत में एक्सचेंजेस नहीं थे, तो हिंदुस्तान की जो हज़ारों मंडियाँ हैं, हम जाते थे, हर मंडी में आपको भाव अलग मिलता था। आज जो मोदी जी का भी था सपना कि एक देश एक कर, जीएसटी की व्यवस्था आई, शुरू में विरोध भी हुआ, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जा रही है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को लाने का भी यह प्रयास है कि एक यूनिफॉर्मिटी जो है प्राइस में वो आवे। आज अगर हम सोने की बात करें तो पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कॉमेक्स में भाव सोने का क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वहाँ की लोकल करेंसी में वो भाव जो है आपको रिफ्लेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस आने का ये फ़ायदा है कि आज आप खरगोन की मंडी में हैं, बीकनगांव में हैं, सेंधवा में हैं, इंदौर में हैं, कहीं भी हैं, आज हम हमारी फसल को लेकर के मंडी में जाते हैं तो हम सबसे पहले एक्सचेंज का भाव देखते हैं कि NCDEX में खली का भाव क्या है, कपास का भाव क्या है, MCX की कॉटन का भाव क्या है, BSE का क्या भाव है। आपको एक व्यू मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पे आज ये भाव हमारी इस चीज़ का चल रहा है, अब हमको हमारी चीज़ कितने रुपए में बेचना है। तो एक बेंचमार्क आपको मिलता है प्राइस को लेने के लिए, और उसके हिसाब से आप आपका निर्णय ले सकते हो। जहाँ तक जो मिलर्स हैं या जो क्रशर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपना जो भी प्रोडक्शन करते हैं, उसमें आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस के माध्यम से हेज कर सकें। एक निश्चित प्रॉफिट मार्जिन, जैसा कि अजय जी भी बता रहे थे, आपका जो भी प्रॉफिट है उसको निश्चित करें और उसके हिसाब से अपने हेजिंग को यहाँ पे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करें। सट्टा एक अलग चीज़ है, अगर हम उसके यूज़र हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है ये हेजिंग के लिए दिया गया है, मतलब आपके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए दिया गया है। अगर आप उसको एज ए रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। यानी इसको रिस्क मैनेजमेंट के जरिया के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, और वायदा बाजार का जो मकसद था वो यही है कि प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो, इसलिए इस्तेमाल किया गया। अगर कोई ट्रेड में दिक्कतें करता है या कोई सट्टेबाजी कर रहा है, तो ये वायदा बाजार या डेरिवेटिव मार्केट या एक्सचेंज की या ब्रोकर की गलती नहीं है, वो हर इंडिविजुअल की गलती है, उनकी नियत है, ये वायदा बाजार की नियत नहीं है। अनुज गुप्ता जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो नए ट्रेडर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे जो एंट्री करना चाहते हैं, अगर वायदा बाजार के जरिए अपने प्रोडक्ट की हेजिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? थैंक यू विष्णु जी। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से कंपेयर करें तो करीबन 3 लाख करोड़ का मार्केट हो गया है, और हम देखें तो ऑलमोस्ट रोज ये नए हाइज बनाता हुआ जा रहा है। तो ये हाई क्यों बना रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो शेयर मार्केट की तरफ आता हुआ है। तो एक्सचेंज जो है वो नुकसानदेह नहीं है। लोगों ने, अब आपको मैं डेटा अगर शेयर करूँ तो पिछले 2 सालों में करीबन 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। 2019 तक सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है, अब जो डीमैट अकाउंट है वो करीबन 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है। तो जो 4 करोड़ डीमैट अकाउंट पिछले 1.5 साल में ओपन हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पैसा है वो मार्केट में आया है। इट मीन्स कि उनका जो इंटरेस्ट है या उनको लगता है कि इस मार्केट से पैसा बन सकता है। तो अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कैश मार्केट तो है नहीं, खाली फ्यूचर्स मार्केट है, तो इसको अगर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें और अपना जो अगर हम फिजिकल में ट्रेड कर रहे हैं
तो अगर हम उसको अपने फिजिकल से कंपेयर करें और फिजिकल के अकॉर्डिंग ही हम उसको अगर ट्रेड में लें तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये नुकसानदेह वाली चीज़ है, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको आप अपने फिजिकल में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कई लोग यूज़ भी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको वॉल्यूम पता लगता है, एक्सचेंज कितनी डिलीवरी लगा रहा है वो पता लगता है, ओपन इंटरेस्ट है वो पता लगता है। तो अगर आप दो तीन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो फ्यूचर का जो आपका फिजिकल का भाव है वो आप एक अच्छी तरह आइडिया बना सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में मेरे फिजिकल जो कल का भाव है क्या हो सकता है। अभी रिसेंटली चना डिलिस्ट हुआ है, चना डिलिस्ट होने के बाद ऐसे लोगों ने भी पूछा जो कभी ट्रेड नहीं करते बट हाँ फिजिकल में ट्रेड करते हैं, तो उनको ये पता लग गया कि चना डिलिस्ट हो गया है तो उनके जो प्राइस की सर्टेनिटी है, जो एक भाव मिलता था रोज सुबह, वो मिलना बंद हो जाएगा। अब 10 दुकानों में 10 अलग अलग रेट बोलेंगे, जिसके पास ज़्यादा माल होगा। तो फिजिकल मार्केट में सट्टेबाजी नहीं होती। पहले जो मंडी होती थी उस मंडी में जो बड़ा ट्रेडर होता था वो सट्टेबाज होता था, वो सारी होल्डिंग अपनी दुकान में जमा करके रख लेता था और उसके बाद वो निकालना चालू करता था। दैट इज ऑल्सो सट्टेबाजी, कि आप सारा माल एक तरफ होल्ड करके बैठे हो। तो एक्सचेंज कोई सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर जो भी आदमी ट्रेड करता है वो अपने व्यू बेस्ड ट्रेड करता है। अब हम बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट में FIIs आ गए, अब आप बोलोगे कि FIIs या DIIs ने मार्केट को उठा रखा है ऊपर, वो उनका व्यू है, वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, वो पैसा जो भी लेके आ रहे हैं वो अपना पैसा मार्केट में लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मार्केट जो है वो मेरे हिसाब से सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मार्केट है ये एक व्यू बेस्ड मार्केट है। आपको अगर तेजी लगती है तो आप तेजी करिए, आपको मंदी लगती है आप मंदी करिए, ये आपका कॉल है। मगर अगर आप फिजिकल मार्केट में हैं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए है कि आपके सामने एक ऐसा मार्केट खड़ा है जहाँ पर लोग अपने व्यू दे रहे हैं, आपको सामने व्यू दिख रहा है कि कितनी आपकी पोजीशन खड़ी हुई है, कितनी एक्सचेंज में डिलीवरी खड़ी है, कितना आपके ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जिससे कि आप उससे अपना फिजिकल मार्केट में बेनिफिट उठा सकते हैं कि मेरे को इस महीने में माल की डिलीवरी करनी है या नहीं करनी है। जैसे अगर हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात करें, वो आइडिया लगाते हैं कि रुपये का जो आगे वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंसाइनमेंट बुक करते हैं। तो इसी व्यू में हमको ट्रेड करना है कि अगर मेरा फिजिकल का व्यापार है तो मैं एक्सचेंज को इस नज़र से देखूं कि मेरे को वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि मैं अपने फिजिकल मार्केट में उसको यूज़ ले सकूँ। जी विष्णु, काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने समझाया कि कैसे इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें हैं। आपको दिक्कतों पे ध्यान नहीं देना, जो डेटा आपको एक्सचेंज के जरिए मिल रहा है, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए उसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जिस तरह का एग्री का पूरा मार्केट देश में फ्रैगमेंटेड मार्केट है, आपके लिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी डेटा फेच कर ले आसानी से आपको मिल जाए। अगर आज के डेट में अगर एक्सचेंज से आपको रेट्स उसके डेटा मिलने बंद हो जाए फिर आपको दिक्कतें पता चलेंगी कि कितना अपना मार्केट कितना पीछे है। चलिए मनी की साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कर्नल साहब भी हैं। सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे जंग साहब? Good afternoon, Indore. First of all, I would like to convey my sincere gratitude to Agrawal's Square. Mean President साहब, Coordinator साहब और आप मेरे प्यारे सभी साथी जो आखिरी रो में बैठे हुए हैं और पहली रो में बैठे। देसी आदमी हूँ, फौजी आदमी हूँ, सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ। मैं आपके साथ, इजाज़त है मैं लोगों के साथ जाके बात करूँ? मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। कि जब तक आंख में आंख डाल के बात ना हो ना, मज़ा नहीं आता। मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करूँगा और आपके दिल की बात करूँ। आप सब लोग एक चीज़ जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। सर आपसे भी पूछूंगा, क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले 1 या 2 महीने में कॉटन के भाव तेज होंगे या मंदे होंगे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए वरना नहीं बोलूँगा। बिल्कुल नींद उड़ानी है, खाना खाया। हेजिंग बहुत अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी बात है। सब हम लोग बस सदियों से सुनते हैं, सदियों से आएंगे। आपको मैं सुन रहा था, बहुत दिल से सुन रहा। अब कुछ चुनौतियां भी दूंगा मैं आपको। 1975, 1976, 1978, 1979, 1980। क्यों बाजार तेज हुए? क्या डिमांड एंड सप्लाई के अंदर 5 साल में कुछ परिवर्तन हो गया था क्या? कपड़े पहनने ज्यादा कम हो गए थे क्या? क्या सवाल का जवाब है?
सन 2000, चश्मा लगाना पड़ेगा, सन 2000, सन 2002, 3 और 5 क्यों तेज हुए लगातार 4 साल, 3 साल? दोबारा आ जाइए, 1995 से 1999 तक क्यों बाजार एक तरफा गिरे सर? है कोई जवाब किसी के पास? हमारे साथ मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, जिसे मैं कहता हूं मैन ऑफ कमोडिटी। ये बोलते हैं और कमोडिटी चलने लगती है। ये केडिया जी वो बहुत शैतान है। ये भी चला देते हैं। और अनुज जी ये मुस्कुरा रहे हैं लेकिन लाखों लोगों को कमा के देते हैं। कर्नल अजय को, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप मेरा चैनल है, ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है, 5 लैंग्वेजेस के अंदर बहुत जल्दी 3 महीने में हम लॉन्च कर देंगे। और ये दावा करते हैं ट्रेड करना है तो देखना ही पड़ेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ आपसे बात कहूंगा कि अधिक बहुत थोड़े से कड़े शब्दों में बोलूंगा, क्योंकि जब तक आवाज में जान ना आए मजा नहीं आता। एक आपसे गुजारिश करूंगा, वो ये कि मेहरबानी करके सर, मेहरबानी करके सितंबर तीसरे सप्ताह के बाद, सर तीसरा सप्ताह, 3rd वीक ऑफ सितंबर, हिम्मत मत करना शॉर्ट करने की, हिम्मत मत करना साहब के एनसीडीएक्स पे बेचने की, साहब के बीएससी पे बेचने की। कर्नल अजय की याद करना, लिख लेना अपने मोबाइल पे, कागज पेंसिल नहीं होगी। 21 सितंबर के बाद बेचना मत, मैं नहीं कहूँगा खरीद लेना, नहीं तो फिर दोबारा आप मुझे कैसे याद करोगे। मैं बिल्कुल 2 टप्पे की बात बोलता हूँ, कोई घुमाने फिराने की बात नहीं बोलता हूँ। जैन साहब, प्राइस आपसे लेंगे बाद में कि क्या प्राइस आप टारगेट भी देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि कर्नल अजय हमेशा एक बात बोलता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कोई इफ एंड बट नहीं होता, या तो हम सही हैं या हम गलत हैं। हम 2, 3 या 4 लेवल ऊपर के और 2, 3, 4 लेवल नीचे की बात नहीं करते। बिल्कुल आप वो तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा, ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल निकालने। सीखना चाहते हो तो हाथ खड़े करो यार, ऐसे नहीं। सीखना चाहते हो? आखिरी सीखना चाहते हो? अनुज जी इजाजत है, केडिया जी इजाजत है। देखो, महत्वपूर्ण चीज, छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि। बिल्कुल सही, ठीक है। छोटी अवधि के अंदर 4 वेव और 5 वेव होती है, चाहे आप उसको एलिट वेव कह लो, चाहे कोई सी भी बोलो, सब हिंदुस्तान से निकली है, बाहर से कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। छोटी अवधि में 1.25%, 2.5%, 3.5%, 5%। कितनी हो गई सर? नहीं, कितनी वेव हो गई? पहली 4 और 5वीं है 6.5%। ये छोटी अवधि की। मध्यम अवधि की 0 लगा लो, 12%, 24%, 36%, 12.5%, 62%। अजमा लेना, 100 में से 90% सही निकलेगा। अजमाना। मजा आ रहा है कि नहीं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगली चीज और जबरदस्त दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप आए हो। नहीं होगी। इसके बाद का जो सेशन है, उसके बाद मेरा लेक्चर है, 20 मिनट आपके लूंगा, लेकिन मैं आपके वायदा करता हूं 20 मिनट के अंदर 20 डिग्री का आपको दूंगा, और आप अजमा लेना, सोच लेना और देख लेना। नहीं तो मेरा इस इंदौर आने का कोई मकसद नहीं है। इंदौर मेरे लिए मक्का मदीना है, इंदौर मेरे लिए काशी है। क्यों? महू आपके पास है, और हिंदुस्तान का कोई भी फौजी अफसर या कोई भी फौजी बगैर इंदौर के दर्शन किए
नहीं होता है और जाना यहीं से पड़ता है। मेरी ज़िंदगी के 8 बेहतरीन साल मैं पहले सीखता था, फिर सिखाता था, एज इंस्ट्रक्टर रहा। तो इंदौर मेरे लिए काशी है, ओके मेरे लिए मक्का है। एक लास्ट पॉइंट, जी जी थोड़ा दिमाग पे लगाना। जून 2020, सर 2000 बहुत लंबा नहीं है, 2020 जून लॉकडाउन था, लेकिन 40% ऊपर था। क्या हुआ? कपड़े तो बरमुडे में बैठे थे, घर में बनियान में बैठे थे। तो जून के अंदर 2020 से और 2021 में सर 40% किसने खाया है? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ओके आइए जैन साहब, चलिए आपके पास दोबारा आएंगे जैन साहब। केडिया जी, आप डेटा माइनर हैं, कॉटन मार्केट में किस तरह के डेटा आपको लग रहे हैं और प्राइस क्या आने वाले दिनों में कैसा देख रहे हैं? प्राइस टारगेट आपसे नहीं मैं जानना चाह रहा हूं, आउटलुक आपका जानना चाह रहा हूं कि क्या है कॉटन मार्केट को लेकर। देखिए ये साल जो रहेगा, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं, अजय जी अच्छा बताएंगे, बट ये साल जो रहेगा वो सोच वाला साल रहेगा। वो राशि गुरु है हमारे, वो एस्ट्रोलॉजी अच्छा बताएंगे। देखिए मेरे को लगता है सबसे पहले जो मैं चार्ट्स देखता हूँ या डेटा देखता हूँ, तो मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों देख के चलता हूँ। सितंबर 2019 से S&P 500 वर्सेस S&P कमोडिटी इंडेक्स, ये कंपैरिजन है खाली। कभी भी कोई भी दो चीज़ साथ साथ में चलती है, जैसे सोना चांदी, तो इक्विटी और कमोडिटी साथ में कभी नहीं चलते। सितंबर से ये डाइवर्शन हुआ है, जो बताता है अगले 4 साल तक कमोडिटी मार्केट का बोलबाला रहेगा। अब उसमें चाहे क्रूड हो, गोल्ड हो, चाहे हम एग्री कमोडिटी की बात कर ले, गवार की बात कर ले, कॉटन की बात कर ले। तो पहला चीज़ है, मैं अगले 2 साल तक और तेज़ी में हूँ, चाहे कोई भी कमोडिटी हो। और जैसे मैंने बोला ये साल है वो सोच का है। जैसे मैंने रामसूर जी का भी पूरा सुना स्टेटमेंट कि आप अपना कोई भी ट्रेड करना है वो अपने विचार से करें। थोड़ा सा इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, बिकॉज एक चीज़ आप समझो, हर चीज़ 100 साल के बाद चेंज होती है। पहले नाव आई, 100 साल के बाद फिर हमने देखा ट्रेन बनी, ट्रेन के बाद बुलेट ट्रेन बनी, अब हम लोग बात करते हैं हाइपर लूप की। तो एक नया बेंचमार्क सेट होता है। एग्री में प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हमारा बेंचमार्क, हमने बेंचमार्क क्या बना रखा है कि हमको सस्ती एग्री ही खानी है, जबकि ये पैराडाइम पूरा चेंज हो चुका है। मैं अभी भी आपको आगाह करता हूँ, एग्री कमोडिटी के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा। जो अभी तक हमने तेज़ी देखी है वो अभी भी तेज़ी नहीं हुई है। चाहे हम सोया की बात कर ले, चाहे मस्टर्ड की बात कर ले, आज 8500 का भाव है मस्टर्ड। तेज़ी लग रही है आपको इसमें, या ऐसा लगता है कि वापस नीचे आ जाएगा? आप एक चीज नहीं, आप सोचिए, ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अगले 2 साल तक कोई कमोडिटी में मंदी नहीं है। ठीक है, मेरे पास 2-4 दिन सुबह बात की, अरे सर इतनी तेजी आ गई, अब तो कॉटन में 3000 रुपये टूट गया। देखो 3-4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि वॉलिटिलिटी ईयर है। लेकिन जो कमोडिटी के भाव आपने सोचे नहीं होंगे, वो भाव अभी भी बाकी है आना। थोड़ा सा मैं अजय जी से भी लूँगा बाद में ज्ञान कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे होता है और काम करती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगले 1.5-2 महीना हो सकता है डेटा पॉइंट में, जैसे हम अराइवल्स देख रहे हैं, नया माल आना है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी गवर्नमेंट कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर, तो प्राइजेस थोड़ा साइड टू नेगेटिव हो सकते हैं। बट उसके बाद जो 1 साल चलना है, अगेन मैं बोलता हूँ, जैसे अजय जी ने बोला शॉर्ट मत करना, मैं अभी लेवल्स के लिए थोड़ा सा रेडी नहीं हूँ, लेकिन जो लेवल्स आप कॉटन में देखेंगे, अभी मैं जस्ट एक कैजुअली पूछ रहा था, कॉटन के भाव बढ़ेंगे तो कपास कली में क्या होगा, तेजी या मंदी? पक्का। तो आप देखिए ग्लोबल मार्केट में आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है, कोको मतलब कॉफ़ी नया हाई पे है, चीनी नए हाई पे है। तो वैसे ही कॉटन 97-98 सेंट तक है। अगर यहाँ से चलता है 110-112 भी जा सकता है। तो आप अपना पैराडाइम शिफ्ट करिए। हम लोग एक माइंडसेट, और मैं खाली मोदी जी को फॉलो करता हूँ। 3 साल से मोदी जी जोर जोर से छाती ठोक कर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, मैं फार्मर की इनकम डबल कर दूंगा। तो हुई क्या फार्मर की इनकम अभी तक डबल? थोड़ी तो बढ़ी होगी। तो जब वो डबल करने की बात करते हैं, मोदी जी 24 तक हमारे साथ है, तो कहाँ ये दोनों कोइंसिडेंट है कि कमोडिटी का जो रेशियो की बात कर रहा था वो अभी भी 0.8 पे है, जबकि इसका मीन है 4.1 का।
मतलब अगले 2 साल कमोडिटी में तेजी है। मैं पर्टिकुलर एक एक कमोडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। और कॉन्स्टेंटली मोदी जी भी यही बोल रहे हैं कि फार्मर की इनकम मैं डबल करूंगा। तो अगले